नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बैंक्स के रिजल्ट्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उसके बाद हम देखेंगे आईआरईडीए के बम्पर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स जानना ज़रूरी है। देखिए मंडे को उस मार्केट में छुट्टी है। 22 तारीख को जैसे तुमको पता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। उसी कारण छुट्टी है। सैटरडे को हमने फुल देखा। देखिए सैटरडे को रिज़ल्ट जो आए कोटक महिंद्रा बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के तो बाद में कोटक महिंद्रा बैंक के ओपन मार्केट में आए थे। बट उतना स्टॉक्स ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मेजरली एफआईआईज़ और डीआईआईज़ थे नहीं। तो अब उसका रिज़ल्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा सीधा ट्यूसडे को और याद रखिए इस बार जो एक्सपायरी है वो वीकली नहीं है, वो मंथली है। तो सीधा थर्सडे को बैंक निफ्टी, निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो रिज़ल्ट्स हमारे लिए देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम स्क्रीनर पर एक स्निपेट देखें कोटक महिंद्रा बैंक का, तो आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ है 32% की सेल्स यानी रेवेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है। एबिटा में भी 21% का इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी और ईपीएस में भी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन मामला जहाँ गड़बड़ा जाता है, वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सेल्स देखिए बढ़ी हुई है अ, एबिटा भी बढ़ा हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन है। तो ईपीएस में भी डिक्लाइन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर इसको कुछ चैलेंजेस देखने को मिले थे, वही चैलेंजेस हम देख रहे हैं। तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 5.22% पे ऑलमोस्ट सेम है। जहाँ इनको चैलेंज आ रहा है वो डिपॉज़िट चैलेंज आ रहा है इनको और इन्होंने ट्रेडिंग देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के रिज़ल्ट्स में ना सिर्फ़ कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, कोटक महिंद्रा की बहुत सारी सब्सिडियरीज़ भी हैं। कोटक सिक्योरिटीज़, एएमसी, जनरल इंश्योरेंस और भी इस तरह के जितने भी हैं, उनके भी है। तो सबका कंसोलिडेटेड इफ़ेक्ट होता है, पॉज़िटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बट यहाँ इनको डिपॉज़िट का चैलेंजेस आ रहा है और जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ठीक उतनी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसमें इन सब का है चाहे इन्वेस्टमेंट्स, बैंक, प्राइम कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस इन सब का इंक्लूजन है। और जहाँ तक इसी के साथ आप देखोगे तो इनके एमटीएम यानी ये भी फ्यूचर ऑप्शंस करते ही ऑब्वियस सी बात है, पोज़ीशंस लेते हैं तो मार्क टू मार्केट लॉस जो है वो इनका भी हुआ ही है। तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह से स्टॉक ने रिएक्ट किया। आप देखोगे नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है और ऐसा और इनको प्रेशर झेलने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग मार्जिन्स भी इनके बढ़ते जा रहे हैं, तो एक क्लियरली एक इश्यू यहाँ पर पर्सिस्ट करता है। तो स्टॉक ने जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था, हम उस तरीके से नहीं लेंगे। तो चार्ट पर हम खोल लिया हमने कोटक महिंद्रा का बैंक का चार्ट हमने खोल लिया। देखिए अगेन 20 तारीख को ना डीआईज़ अवेलेबल थे, ना एफआईआईज़ अवेलेबल थे। तो हल्का-सा ऊपर ज़रूर गया ओपन मार्केट में जितने जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाया, वहाँ इसको उसने उस बेसिस पे रिएक्ट किया। बट रिज़ल्ट इसके अच्छे नहीं हैं और ख़ास तौर से जो एस्टिमेशन थे उनसे तो काफ़ी ख़राब है। तो वापस नीचे की तरफ ये 1650 1660 की तरफ आने की पोटेंशियल रखता है। मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएँगे, जा भी सकते हैं। देखिए 80 तरह की एक्सपेक्टेशन लिस्ट है, 80 तरह के नंबर्स हैं। ओवरऑल जनरली नंबर्स देख के हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, बाकी मार्केट ही सुप्रीम है। अगर एफआईआईज़ को अच्छे लगे तो हो सकता है ये गैप डाउन ऊपर करके सीधा 1880 से ही शुरू हो। बट अगेन एक्सपेक्टेशन की बात है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक्सपेक्टेशन इसकी खराब है और ये जो हमारा सपोर्ट है ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, अगर आप इसको वीकली बेसिस पे देखोगे, तो ये भी एचडीएफसी बैंक की तरह 2020 से आप देखोगे तो इसी में सफ़र कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक के साथ क्या हुआ हमको पता ही है। अ कोटक महिंद्रा बैंक के साथ भी ऐसा हो जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि एफआईआईज़ को रिवॉर्ड करेंगे। ट्यूसडे को जब ये ओपन होगा तो वापस नीचे आने का चांस होता है। अगेन जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि अगर आप मीडियम टर्म में 3 से 6 महीने के बीच में एक स्विंग लेना चाहें तो वापस अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पर पोज़ीशन लेके आप इसको धीरे-धीरे करके 3-4 महीने में ऊपर स्विंग प्ले कर सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक वैसे भी एक ठीक बैंक है। हाल ही में हमने इनकी रिपोर्ट में भी पढ़ा, इनका एक अनाउंसमेंट इन्होंने किया था, जहाँ जनरल इंश्योरेंस में ज़ूरिक इंश्योरेंस अपना एक मेजॉरिटी स्टेक बाय करेगा, तो कुछ रेवेन्यू इनको यहाँ से भी आता हुआ मिलेगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बाद देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक, वो बैंक जिसके साथ स्टॉक मार्केट काइंड ऑफ सौतेला व्यवहार कर रहा है। आप देखोगे हमेशा से रिज़ल्ट इसके अच्छे पोस्ट होते हुए आ रहे हैं। अगर सेल्स देखोगे यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ है और ईयर ऑन ईयर 29% का इंक्रीज़ है। एबिटा में देखिए ईयर ऑन ईयर 84% का इंक्रीज़ है। ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखिए आप तो 26% का इंक्रीज़ है। क्वार्टर क्वार्टर भी इंक्रीज़ है, सेम ईपीएस के साथ भी है। बट आईसीआईसीआई बैंक के साथ फॉर सम रीज़न हमेशा से सौतेला व्यवहार किया गया है। अगर आप इनके सेल्स के नंबर देखें, रेवेन्यू के नंबर देखें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी डिक्लाइन नहीं है इनके पास।
अगर आप इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, हमेशा इनके जो नंबर हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ से 21 से देखिए, चाहे आप कोविड के पास से देखिए, यहाँ से जो भी कोविड से मिड-टर्म ये एक डाउनफॉल आया था, उसके बाद देखिए कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हर बार इंक्रीज़ हो रहा है और एक सिंक्रोनस वे में इंक्रीज़ हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे ऑल टाइम हाई है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इनके। अ, अगर आप इनकी प्रॉफिट बुक भी देखोगे, इनके हाइलाइट्स भी देखोगे, तो चाहे वो ईयर ऑन ईयर देखें, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, अर्निंग, प्रॉफिट सब सब में है। डिपॉज़िट भी इनकी सबसे अच्छी बात है कि इनके पास डिपॉज़िट भी बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है सेविंग में डिक्लाइन ज़रूर आया है, लेकिन सिर्फ़ 0.6% का है, बहुत बड़ा नहीं है। एडवांसेस भी ठीक है, लोन बुक भी अच्छी है और इनके एनपीएस जो हैं वो भी देखिए 0.01%। जो लास्ट क्वार्टर में 0.43 था, वो बढ़ा है 0.44, ठीक है। तो अच्छा रिज़ल्ट है हमेशा की तरह, बट फॉर सम रीज़न चार्ट जो है इसका और जो इसका स्टॉक प्राइस है, काइंड ऑफ सौतेला व्यवहार होता है इसके साथ हमेशा से ही। तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोल लिया हमने, देखिए कोई ऐसा खास चार्ट पैटर्न नहीं है जहाँ मैं आपको इसको देख के बताऊँ कि ये ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। बट अगेन ये वो स्टॉक है जो आप हर डिप पर, जब भी आपको हल्की सी एक एक डिप मिले, हल हर एक डिप पे जहाँ आपको मिले आप वहाँ परचेज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। याद रखिए कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ ये रिज़ल्ट्स और चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस है। एक प्रैक्टिस है सपोर्ट एनालिसिस ढूँढने की। तो हर डिप पे आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आप इसका मैं डेली हटा के आपको वीकली चार्ट दिखाऊँ, तो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है ये। आप कभी भी देखोगे कि ये ऊपर ही जाता मिलेगा। जो भी आप डिप मिल रही है उसमें आप धीरे-धीरे करके परचेज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ डिप मिली 1, 2, 3 आप परचेज़ करिए, नहीं किया कोई बात नहीं, फिर डिप मिली परचेज़ करिए, नहीं मिली। तो मैं तो इसमें कई बार खरीद बेच चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट बोल रहा हूँ, स्टॉक नहीं है, लेकिन मौका मिला तो कभी मैं ज़रूर देखूँगा। अगर आप एक सपोर्ट कुछ आप लाइन ड्रॉ करना चाहो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ का सपोर्ट लेके जा रहा है और रेजिस्टेंस आप देखोगे तो कुछ रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ मिलेगा। तो इस तरह के एक चैनल में जा रहा है, अपवर्ड चैनल में है, तो आप इसको भी स्विंग के लिए भी प्ले कर सकते हो। तो अच्छा रिज़ल्ट है। एक्सपेक्टेशन लिस्ट मुझे पता नहीं कैसी है, बट हाँ, रिज़ल्ट्स फिगर पे बेसिस पे अच्छा है। स्टॉक को पॉजिटिव मोमेंट देना चाहिए ट्यूज़डे को। उसके बाद आ जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो छोटा बैंक है, न्यू एज बैंक है, जो इनके ग्रोथ के पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा है और इसको उसी तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। जब आपके पास ग्रोथ के ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हो, आपको अग्रेसिव आपको मार्केट में रेट किया जाता हो, तो आपको नंबर भी उसी बेसिस पर देने पड़ते हैं। नहीं तो होती है क्या? धुलाई। अब आप देखिए आईडीएफसी बैंक ईयर ऑन ईयर देखोगे आप तो अच्छे नंबर है, 13% से सेल बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा देखिए 31% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी 19% से बढ़ा है, ईपीएस बढ़ा है 5% से। लेकिन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिज़न करोगे ना, तो सेल्स तो देखो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एबिटा बहुत ही हल्का-सा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट अगेन प्रेशर। नेट प्रॉफिट में प्रेशर है, ईपीएस भी गिरा हुआ है। अगर आप इसके रिज़ल्ट देखोगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा कि इसको भी थोड़ा-सा प्रेशर झेलने को मिल रहा है। इसको भी डिपॉज़िट लोन्स में एक जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं दिख रही है। ठीक है, इनका हम देख लेते हैं जो इन्होंने रिलीज़ किया है अपना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इन्वेस्टर्स के लिए। तो अच्छा गेन है, आप ईयर ऑन ईयर देखोगे, आप कंपेयर करोगे तो अच्छा गेन है और डिपॉज़िट बोरोइंग सब कुछ धीरे-धीरे करके बढ़ ही रही है। लेकिन जो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है ना, क्या कहते हैं, एनपीए भी काबू में है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया, 2.96 से घट घट के 2.0 पे आ गया। यदि ग्रॉस एनपीए है ये, नेट एनपीए भी नीचे आ गया, तो अच्छा है। मार्केट का मतलब रिज़ल्ट अच्छा है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ रिज़ल्ट खराब है, रिज़ल्ट अच्छा है, बट वैसा नहीं है जैसे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। बट उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप इसकी गाइडेंस पढ़िए। जो इन्होंने गाइडेंस 2.0 दी है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ये दी है फाइनेंशियल ईयर 29 के लिए। तो अगर आप 2030 तक के लिए देख रहे हो इस बैंक को, जहाँ आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है, अगले 5 साल से भी थोड़ा ज़्यादा समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 6 साल का टारगेट है आपका, तो आप ये गाइडेंस देखो वरना मत देखो। यह बैंक ने जो टारगेट दिए हैं, वो बहुत ही एग्रेसिव है। जहाँ फिलहाल इनकी ब्रांचेज़ जो हैं वो 897 है, जो दिसंबर 2018 से बढ़ के 206 से बढ़ के 900 के पास पहुँची है। ये मार्च 2029 तक 1700 से 1800 अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप देखोगे, थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं ताकि हमको और भी क्लियर दिखाई दे। जहाँ ये डिपॉज़िट ग्रोथ है, वहाँ भी अपनी गाइडेंस दे रहे हैं 24.8 की है और ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं ये 42.2 की। तो आप देखोगे कि टारगेट बहुत ही अग्रेसिव है 2029 के लिए, चाहे टर्म डिपॉज़िट हो, कासा हो, लोन एसेट बुक क्वालिटी हो, और ज़ाहिर-सी बात है कि आपको एनपीए भी अपने कंट्रोल में रखने पड़ेंगे।
तो उस तरह का टारगेट दे रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, तो टारगेट बहुत ही है। और जो बैंक के देखिए सबसे ज़्यादा बेट जो है वो इनके एमडी और सीईओ पर ही है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और टारगेट भी उन्होंने उतने ही एग्रेसिव दिए। अब आपको देखना है कि आपको शॉर्ट टर्म पे लेना है कि लॉन्ग टर्म पे लेना है। आपको एग्री करना है जो सीईओ और एमडी साहब हैं, उनके गाइडेंस पर, या नहीं करना है। देखिए ट्रस्ट का गेम है, अगर वो उसको प्रूफ कर देते हैं, जैसे अभी ग्रोथ अच्छी हुई है, अगर वो कंटिन्यू कर पाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो बैंक की उतनी धुलाई होगी। शॉर्ट टर्म पे देखिए टारगेट हमने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ था, जहाँ हमको ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन जो राइट शोल्डर था उसमें इतने फ्रैक्चर हुए कि पूछिए नहीं। तो राइट साइड का शोल्डर तो पूरा ही फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो ये सपोर्ट है हल्का-सा, यहाँ पर इसने मॉर्निंग स्टार बनाया, और वहाँ से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस ट्रेंडिंग लाइन को बीट करेगा। लेकिन अगेन 2 बार ऊपर कोशिश की, नहीं हो पाया, नीचे आया, फिर यहाँ पे बैठा हुआ है। ये रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेशन के चलते ऊपर बैठा हुआ है, तो इसमें भी अभी इश्यूज़ हैं। तो ये भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर इसको इसने बीट नहीं किया तो ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। बट अगेन पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का नहीं है। हमको देखना है अ, वेरी लॉन्ग टर्म। तो इसको डेली से हटा के जब आप वीकली बेसिस पे लगाओगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि एक जब अपवर्ड ट्रेंड में है, तो इसने कई बार एक पैटर्न बनाया। देखिए ये पोल और ये फ्लैग, फिर एक बड़ा-सा पोल बनाया है और ये उसके एक फ्लैग में है। जब इसको बीट करेगा, तो ये जो टारगेट था, यही इसने ऊपर बनाया, और यही टारगेट जो है ये ऊपर जाएगा तो बनाएगा। तो एक पोल एंड फ्लैग की खासियत क्या होती है ना, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर ये अप फ्लैग है, तो ये आपको ऊपर की तरफ ऐसे करके अप ट्रेंड बनाएगा। अगर ये पोल एंड फ्लैग जो है ये इन्वर्टेड है, या तो डाउन ट्रेंड भी इस तरीके से ही बनेगा, जहाँ आपको ऐसा पोल और ऐसा फ्लैग दिखाई देगा। तो अपवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेंड दोनों की जो ट्रैजेक्टरी है वही डिफाइन करता है। तो आपको देखना है कि आपको किस बेसिस पे लेना है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पर, तो आप देखोगे मंथली बेसिस पर भी ऊपर है, बट स्टिल वीकली बेसिस पर हमको एक क्लियर पिक्चर दिख रही है। तो आपको देखना है किस हिसाब से आपको लेना है। फिर आ जाते हैं हम आईरेडा पे। आईरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। अ, इसने रिजल्ट पोस्ट करके काइंड ऑफ मेरे मुँह पे तमाचा जड़ा है। मेरे जैसों के मुँह पे तमाचा जड़ा है। देखिए इसके स्टॉक प्राइस ने तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है। ₹32 का शेयर जो था वो अब ₹150 के आस-पास बैठ चुका है। 4x की बात की थी मैंने लास्ट टाइम, यानी 2 दिन पहले, और अब 5x पे पहुँच चुका है। नंबर नंबर अच्छे हैं। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, ईयर ऑन ईयर 2 देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर तो आपको बहुत ही फैंसी लगेंगे। 44% का सेल्स बढ़ा हुआ है, 51% का एबिटा, नेट प्रॉफिट 67% का बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर। ज़बरदस्त नंबर है ईयरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर भी अच्छे हैं। आप देखिए वहाँ भी किसी भी पॉइंट पे आपको डिक्रीज़ नहीं मिलेगा। अगर आप इसके रिजल्ट्स पे देखोगे, तो आपको दिखाई देगा जो इसका प्रॉफिट है 336 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सेल्स भी बढ़ा हुआ है, सब बढ़ा हुआ है, आप आराम से देखिए बैठ के। यहाँ पर आपको ज़रूर दिख रहा होगा कि जून 2023 में इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो था वो सबसे ज़्यादा था, लेकिन अ, उसको इनको टैक्स देना पड़ा था उस हिसाब से, और फिर नेट प्रॉफिट जो था वो कम आया था। लेकिन अब 300 के पार कभी नहीं गया था, ये 336 पे बैठा हुआ है। तो उस तरह के नंबर प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने, तो वही हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ इन्होंने अपनी हाइलाइट भी शेयर की है। 67% ग्रोथ मिली है इनको ईयर ऑन ईयर, और अर्निंग ईपीएस तो हम अभी ध्यान में देखेंगे, आईपीओ का पैसा बहुत भरा हुआ है। और नॉट जिनके जो एनपीए हैं वो भी गिरे हुए हैं, तो बहुत अच्छा नंबर पोस्ट किया है। चाहे रेवेन्यू बाय ऑपरेशंस हो, लोन बुक भी बढ़ गई है, नेट एनपीए जो है वो घट गया है, और ग्रॉस एनपीए भी गिर गया है। ईपीएस को फिलहाल हम ध्यान नहीं देखेंगे। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट किया है इन्होंने। शायद मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, और मैंने उसी तरीके से इसका ट्रीटमेंट भी दिया था। अगर हम इसको ध्यान दें, हम स्टॉक के बेसिस पर देखिए, रिज़ल्ट आने से पहले ही लगातार 2 दिन 10% और 10% की अपर सर्किट पे बैठा हुआ था। तो शायद किसी को खबर रही होगी, या किसी को अंदाज़ा रहा होगा। हमने ख़ैर इसकी पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। एक पोल एंड फ्लैग बेसिस पे इसका ब्रेकआउट आया हुआ था। तो अगर आपको यहाँ से आप इस पोल को आप कॉपी कर लीजिए, इसको क्लोन कर लीजिए। इसी क्लोन को आप ऊपर पेस्ट कर दीजिए। कहाँ पेस्ट करेंगे हम इसको? यहाँ पे करेंगे। तो टारगेट 160 के आस-पास आएगा, लेकिन 150 से पहले ही बैठा हुआ है। अगला 10% अगर ये अपर सर्किट लगाता है तो उसको मीट कर लेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा नहीं, हो सकता है कि 10% के गैप अप पे ही ओपन हो। तो ये भी हमको ध्यान देना है। और दूसरा टारगेट जो था हमने प्लेस किया था, वो हमने इसके एक राउंडिंग बॉटम पे प्लेस किया था, जो हमको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। इसने इसका ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर चला गया, और पॉइंट ये है कि इसका टारगेट भी मीट हो चुका है। तो
बहुत ही एग्रेसिव मूव कर रहा है। याद रखिए ये ₹32 का आईपीओ का प्राइस था और आज 150 पे बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि 5 टाइम्स ये पहले ही हो चुका है। तो नंबर भी अच्छे आए हैं बट सीरियसली इसकी एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस अभी थोड़ा बहुत मुश्किल है बट स्टिल आप होल्ड करते तो ज़रूर बताना। मेरे पास तो आईपीओ में तो मुझे मिला नहीं था, लेकिन मैंने इसको फर्स्ट डे में ही खरीद लिया था। मैं खुद 150% की गेन पे बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास स्टॉक्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। मैंने सिर्फ़ नाम भर के लिए इन्वेस्टमेंट की थी कि इसको फ्यूचर में ट्रैक करूँगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला कभी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या आपके पास इन चारों बैंक में से इन तीनों बैंक आईआरडीए के पास है, आपके पास है तो ज़रूर शेयर करिएगा। आपका क्या ओपिनियन है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।